press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। लखनऊ और पूर्वांचल के पत्रकारों के बीच एक चुटकुला बहुत लोकप्रिय है। कथा यूं है कि जब कभी समूचे हिंदी भाषी क्षेत्र का वैशाख नंदन यानी गधे के रूप में कायांतरण होगा, तब दैनिक जागरण उनकी बौद्धिक चेतना का मुख्यालय घोषित होगा। खूबसूरत अक्षरों में लिखा होगा, वैशाख नंदन बौद्धिक प्रकोष्ठ मुख्यालय। योगदान ही इतना महान है। एक है कोई विकास सारस्वत, रहते हैं आगरा में, लेकिन ज्ञान इनसे आप समस्त ब्रह्मांड का ले सकते हैं। काशी बनारस का यह पद भी उन्होंने छीन लिया। पालघर में घटी दुखद मॉब लिंचिंग की घटना पर सारस्वत जी का एक लेख दैनिक जागरण के संपादकीय पन्ने पर छपा। साथ में नौकंज लोचन कंज मुख मुद्रा वाली उनकी फोटो भी छपी। लेख का लब्बो-लुआब ये कि समस्त भारत, उसकी जांच संस्थाएं, सुरक्षा एजेंसियां और सरकारें निरा मूर्ख हैं, जो पालघर हत्याकांड के पीछे रची गई भारी भरकम साजिश को सूंघ पाने में विफल हैं। उनका लेख पढ़कर मोटी मोटा जो कहानी समझ में आई, उसके मुताबिक यह नक्सलियों का कृत्य है। अर्बन नक्सल इसके आगे हैं, वामपंथी इसके पीछे हैं और ईसाई मिशनरी इसके बीच में कहीं घुसे हुए हैं। यहाँ से सारस्वत महोदय की गाड़ी जो बेपटरी होती है तो पूरा भारत दर्शन का सामान बन जाती है। यह गाड़ी झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के ऊंच खाल से गुजरती रही। जनता मस्त रही। उसे टाइम पास के लिए साजिश, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी का नया सामान मिल गया था, जिस पर वो अगले 24 घंटे आराम से काट सकती थी। असल में सारस्वत जी त्रिनेत्रधारी हैं। उन्हें जब जरूरत होती है, आगरा के घर में बैठे बैठे ही वो उस दिव्य दृष्टि के जरिए समूचे भारत का चक्कर लगा आते हैं। सामान्य मानवों की भांति उन्हें गली कूचों में भटकने की ज़रूरत नहीं। न तो उन्हें इसके लिए FIR पढ़ने की ज़रूरत है, न स्थानीय लोगों, पुलिस प्रशासन से बातचीत की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के समर्थन से कृतकृत्य हुआ जाता है दैनिक जागरण। जागरण को इस तरह की तथ्यहीन और अनर्गल कहानियां छापने का लंबा अनुभव है, और यह बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 1990 की एक कहानी सुनाता हूं, इसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। 30 अक्टूबर 1990 से लेकर 6 दिसंबर 1992 के बीच अयोध्या समेत पूरे भारत में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था। दैनिक जागरण ने उस दौर में तमाम धार्मिक विद्वेषपूर्ण खबरें छापी थी। इससे आज ही जाकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक जांच कमेटी बिठाई थी। उस कमेटी के सामने दैनिक जागरण का पक्ष रख रहे वकील महोदय असल में उस समय द हिंदू अखबार के लखनऊ के संवाददाता भी हुआ करते थे। एक पंथ दो काज जागरण की उस खबर को लेकर समिति को विशेष आपत्ति थी, जिसका शीर्षक था, कारसेवकों के खून से लाल हुआ सरयू का पानी, सैकड़ों कारसेवकों की मौत। तो अधिवक्ता कम पत्रकार ने जागरण की पुरजोर पैरवी करते हुए कहा कि जागरण बहुत जिम्मेदारी से खबरें छाप रहा है और उसकी खबर पूरी तरह सही है। इस पर समिति के एक सदस्य ने पूछा, वकील साहब, आप स्वयं एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार के पत्रकार हैं, आपने अपने अखबार में क्या खबर प्रकाशित की थी? इस पर वकील साहब ने चिहुक कर कहा, PTI के हवाले से खबर चलाई थी, 23 मौत हुई थी। सदस्य ने कहा, 23 और सैकड़ों में आपको कोई फर्क नजर आता है? वकील साहब दांत चियार कर बोले, हिंदी है ना सर, थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो गुणीजनों, इसी तरह से इन लोगों ने हिंदी भाषा और हिंदी समाज को अशिक्षित समझने और बनाने के योग्य समझा है। उसे खबरों के नाम पर उलझुल, मनगढ़ंत, कपोल कल्पित खबरों के लायक ही समझा है। तो यह लाजिम है कि जब कभी कालांतर में वैशाख नंदन बौद्धिक प्रकोष्ठ की स्थापना हो तो इसका मुख्यालय वहीं बने जहां इसे होना चाहिए। हर रोज एक नया इतिहास बनाते हैं हम। दैनिक जागरण, विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार। अब बात करते हैं खबरिया चैनलों की दुनिया में घटे दो पागलपन की। एक के जिस्म के पोर पोर में तबलीगी जमात घुस गई है, दूसरे के मन मस्तिष्क पर सोनिया, एंटोनियो, माइनो, गांधी, वाड्रा ने इस कदर मथ दिया है कि उसके लिए बस एक खूबसूरत सा शेर याद आता है, शराबी के दो ठिकाने। थोड़ा तवज्जो दीजिएगा, शराबी के दो ठिकाने, ठेके जाए या थाने। जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई अपने काम का इलाज करवाने। मैंने तालिबानी जमात
शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। बिल्कुल नहीं शेख जमाई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा भी देख लीजिए। एंटोनिया माइनो सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है। सोनिया गांधी के इशारे पर हमला हुआ। सोनिया गांधी ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। सुन लीजिए सोनिया गांधी जी, एंटोनिया माइनो। सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो। सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो जी। सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो। सोनिया गांधी के दबाव में सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो ने सोनिया गांधी देश से छिपा रही कि सोनिया गांधी 12 दिन से आज चुप है। प्रॉब्लम क्या है सोनिया गांधी? 12 घंटे बाद जब अर्नब गोस्वामी अपनी माद में वापस लौटे तो धरती हिली, आकाश में गर्जना हुई, तेज हवाएं चली और फिर पूरी कायनात में एक चुल सी मच गई कि अब क्या। तो इस शो में वो हुआ जिसे सुनने के बाद दर्शकों के जिस्म के हर छिद्र से खून की धार फूट पड़ी। कोरस में संवेद स्वर गूंज उठा, बस कर पगले रुलाएगा क्या। तीसरी बड़ी बात मैं बताता हूँ, ये गांधी परिवार की आदत है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, मीडिया की स्वतंत्रता पे इसी तरह से प्रहार किया था। रामनाथ गोयनका खड़े हो गए थे। आज हमारे युग के रामनाथ गोयनका आप हैं। जो नहीं झुक रहे इनके सामने। जिस तरह से सड़क चलते जन्नत मुकामी रामनाथ गोयनका का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी आत्मा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही होगी। यहाँ कुछ तथ्य दुरुस्त कर लीजिए, समझने में सुविधा होगा। रामनाथ गोयनका की संस्था ने जब पत्रकारिता के झंडे गाड़े थे, तब वो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ खड़े थे। सर्वशक्तिमान इंदिरा गांधी के बरक्स ताल ठोंक रहे थे। आज अर्नब गोस्वामी जहां खड़े हैं, वहां से हर सड़क सत्ताधारी दल की चापलूसी, चाटुकारिता, प्रोपेगेंडा की ओर जाती है। एक और तथ्य दुरुस्त कर लें, गोयनका जी जब अड़े हुए थे तब बहुत सारे मीडिया संस्थान पड़े हुए थे। अर्नब आज उसी पड़े हुए पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं। उस दौर में कभी गोयनका जी की तारीफ किसी कांग्रेसी ने नहीं की थी। यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। गौरव भाटिया सत्ताधारी दल से हैं और आपस में ही एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं। तू मेरा पंत, मैं तेरा निराला। पिछले हफ्ते आप लोगों से सब्सक्रिप्शन की अपील का काफ़ी अच्छा असर दिखा है। बहुत से लोगों की दुविधा दूर हुई है, बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो अब से न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महीने के 300 रुपये आपके एक दिन, एक हफ्ते के सिगरेट, चाय, पान के खर्चे से भी कम है। इस हफ्ते एक भयावह त्रासदी हुई। अभिनेता इरफान खान और हरदिल अजीज ऋषि कपूर असमय हमारे बीच से चले गए। इरफान न्यूरो एंडोक्राइन नाम की एक दुर्लभ कैंसर से जूझ रहे थे। 2018 में लंदन में अपना इलाज करवा रहे इरफान ने खास न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए यह चिट्ठी लिखी थी। मैं उसका पाठ कर रहा हूँ। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूँ। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि मेरी इस बीमारी पर बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज़्यादा है। अभी तक अपने सफ़र में मैं तेज मंद गति से चलता जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थी। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि तभी अचानक टीसी ने मेरी पीठ पर टैप किया। आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज़ उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर आपको उतरना होगा, आपका गंतव्य आ गया है। अचानक एहसास होता है कि आप किसी ढक्कन की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बहे जा रहे हैं, लहरों को काबू में कर लेने की गलत फहमी लिए। इस हड़बोंग, सहम और डर में घबरा कर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए, जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर मैं जी पाऊँ। मैं खड़ा होना चाहता हूँ। ऐसी मेरी मनसा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द, अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है।
कुछ भी काम नहीं कर रहा है, न कोई सांत्वना, न कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बालकनी भी है, बाहर का नज़ारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स का स्टेडियम। वहाँ विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नज़र में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वह दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ और फिर एक दिन यह एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ जो निश्चित होने का दावा करे। न अस्पताल और न स्टेडियम। मेरे अंदर जो शेष था वह वास्तव में कायनात की असीम शक्ति, बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहाँ होना था। मन ने कहा, केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, यह चाहे जहाँ ले जाए, आज से 8 महीने के बाद या आज से 4 महीने के बाद या फिर 2 साल, चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया।